बच्चे 22 आ गए हैं, इतने बच्चे आई थिंक आएंगे। शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो अब तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल एक ऐसी सेल है जो आपको केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा करके देगी। जी हाँ, आपको केमिकल रिएक्शंस करानी है और केमिकल रिएक्शन से एक एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट और होता लोन नाम से आपको याद करना है। लेफ्ट इस पर रिएक्शन कौन सी चल रही है बोलेंगे, मैं कहूं इस पे कौन सी रिएक्शन चल रही है, तो ये रिएक्शन चल रही है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये रिएक्शन है और राइट हैंड साइड पे ये वाली रिएक्शन। फिर हमने इसका सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा था लास्ट क्लास में, दैट इज इस तरीके से कि जिंक जो है रॉड कनेक्टेड है अपने सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन कांटेक्ट में है सॉल्ट ब्रिज के साथ, सॉल्ट ब्रिज कांटेक्ट में है कॉपर सल्फेट के साथ और कॉपर सल्फेट कांटेक्ट में है कॉपर रॉड के साथ, ठीक। एक लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया, एफई वाला। अगर नहीं आया तो बताओ, मैं उसे कराऊं, वरना छोड़ के हम आगे बढ़ सकते हैं अपने अगले टॉपिक। हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन बता दो। हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन जो है बेटा वो इससे बिल्कुल अलग है। हाफ सेल के रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, पहले आप लिखते हैं सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन, फिर रॉड। तो सॉल्यूशन कौन सा लोगे, कोई सा भी। अब इसका करना है तो जिंक सल्फेट लिख दो, जिंक की रॉड। इसका करना है तो कॉपर सल्फेट लिख दो और कॉपर की रॉड। तो इंडिविजुअल अगर करना है तो इंडिविजुअल अलग तरीका है बिल्कुल। इंडिविजुअल करने के लिए आपको पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर रॉड लिखना है। लेकिन जब कंबाइन करना है तो ये टेक्निक जरा ध्यान से समझिए। कैसे, रॉड कांटेक्ट में है सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन कांटेक्ट में सॉल्ट ब्रिज के साथ, सॉल्ट ब्रिज कांटेक्ट में सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन कांटेक्ट में रॉड के साथ। इस तरीके से कहानी पढ़ोगे तो आराम से कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली अलग लिखते हैं और ये तरीका अलग। हमें कौन सा ध्यान देना है, ये वाला। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया, पेपर में कहीं से कहीं तक ये कहीं नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दी है कि इंडिविजुअल लिखने को आता है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है जी। ये लिखते हैं कंबाइंड सेल। डन। अब सुनिए क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन मेरे को दिखा दो एक बार, ऐसी वाला। क्वेश्चन कुछ ये दिया हुआ है बच्चों कि Fe जो है Fe3+ और यहाँ लिखा हुआ है Fe2+, कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ लिखा है सॉलिड, यहाँ लिखा हुआ है एक्वस और यहाँ लिखा हुआ है एक्वस। ये इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन कहाँ हुआ है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे Fe जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है भाई, कुछ नहीं लिखा, सॉलिड है तो 0 होता है। ये 2+ है तो 0 से कोई चीज 2+ चली गई है तो आप इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। कोई चीज 3+ से 2+ आ गई है तो आप इसे बोलेंगे रिडक्शन हुआ है। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, इसमें दो बंदे जो हैं वही सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में नहीं आते हैं, ये सिर्फ इसलिए ले लिया ताकि आपको थोड़ा बहुत डीप लेवल की भी नॉलेज हो जाएगी किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब जब आप ऑक्सीडेशन पहचान चुके हैं, रिडक्शन पहचान चुके हैं, क्या आप इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन को कैसे लिखोगे, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू Fe गिव्स Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपने लिख दिया। और रिडक्शन में कैसे लिखोगे, Fe3+, उसने एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा तब जाके बना होगा Fe2+, क्योंकि Fe3+ Fe2+ बना है तो एक इलेक्ट्रॉन खाया होगा। Fe2+ बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। अब इनको जोड़ना होता था, याद करो, पर जोड़ने के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेम। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब लिख लो, कैसे लिखोगे इसको, एज इट इज Fe, फिर 2 Fe3+ gives Fe2+ और 2 Fe2+। तो ये भी 2+ है, ये भी 2+ है, दोनों को जोड़ के एक साथ लिख सकता हूं क्या, 3 Fe2+। इस प्रकार से बच्चों
ये हो गई आपकी एक रिएक्शन पूरी की पूरी बैलेंस्ड। डन। अब इससे वो डायग्राम मैंने बना के दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल आपको समझ आ जाएगी, अब एक बार पढ़ के देखना, आ जाएगा समझ। ठीक, अब आज चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा सर हाँ बेटा, सर इस वाले क्वेश्चन में सेल रिप्रेजेंटेशन में प्लैटिनम लिखा था। हाँ प्लेटिनम इसलिए लिखा था बेटा क्योंकि वो जो आप देखोगे ना जब रिडक्शन की तरफ जाओगे तो Fe3+ Fe2+ बना है। अब Fe2+ जो है वो कोई सॉलिड सब्सटेंस तो है नहीं, तो वो किसी चीज पे जाके एब्जॉर्ब होगा, तो आपको प्लेटिनम की वायर लेनी, ठीक है, क्योंकि अगर वहां रॉड होती ना तो वो लिख के नहीं दे देता सॉल्यूशन में Fe, लिख के तो कहीं दिया नहीं ना Fe रिएक्शन साइड में, इसलिए आपको वहां पे एज्यूम करना है कि प्लेटिनम वायर के साथ हो रहा है काम, वरना कुछ ऐसा लिख के देता ना, कॉपर सॉलिड है तो यहाँ पे कॉपर की रॉड थी, तो अगर यहाँ पे आयरन की रॉड होती तो यहाँ पे भी लिख के देता आयरन की रॉड। इसकी रिएक्शन कैसे लिखते हो, इसकी रिएक्शन ये रही, दोनों को जोड़ देते थे, तो याद करो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + कॉपर, तो यहाँ पे ये रिएक्शन थी इसकी। अब यहाँ पे कॉपर आया हुआ है मतलब कॉपर की रॉड थी, लेकिन जो आपकी रिएक्शन है उसमें यहाँ पे Fe2+ के बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो Fe2+ के बाद कुछ भी नहीं लिखा मतलब कोई रॉड वहां है ही नहीं, और जब वहां कोई रॉड नहीं है तो आपको ये अंडरस्टूड है कि प्लेटिनम वाला केस बना, ठीक है। चलिए Okay, आगे जब प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, अभी हाल फिलहाल हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे ना, इसलिए आपको फील नहीं आ रहा, जिस दिन क्वेश्चन करना चालू करेंगे विद इन 3 या 4 क्लासेस क्वेश्चन चालू हो जाएंगे इसके न्यूमेरिकल, फिर आपको मजा आएगा, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। चलिए अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपी में बहुत ज्यादा नॉलेज लिखी हुई है, उतनी नॉलेज का अगर आपको हजम हो सकता है तो हजम कर लेना, वरना सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि क्या इसका मतलब है। जब भी हाँ तो Fe3+ Fe2+ बना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा ना वो, अरे कॉमा Fe3+ Fe2+ बना है प्लेटिनम वायर, बीकर में पढ़ो, बीकर में ध्यान से देखो क्या हुआ है, सॉल्यूशन में Fe3+ था वो Fe2+ बन गया है, प्लेटिनम वायर पे चिपक गया है, तो कॉमा डाल के लिख दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान से सुनिए, फिजिक्स में आपको सिखाया गया होगा कि जब भी कहीं चार्ज का सेपरेशन होता है, कहीं नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए, कहीं पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए, तो वहां पे एक चीज जनरेट हो जाती है, कोई बताएगा ऑनलाइन वालों में से कि क्या जनरेट हो जाता है वहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं क्या? ना से पोटेंशियल भी तो होता है, दोनों अलग अलग है। पोटेंशियल एक ही बात हो गई ना, जय हो फिजिक्स वाले सर की, जो भी पढ़ा रहा था। सर कौन सा? 12वीं में आ गए हो, कहीं भी चार्ज सेपरेशन होता है तो वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है, इतना तो मुझे भी पता है केमिस्ट्री हाँ वाले, सर ठीक है। कहीं भी अगर चार्ज सेपरेशन होता है, कहीं भी चार्ज अलग अलग हो जाए तो वहां एक पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है जी। तो देखो मैंने ये लाइन यही लिखी हुई है कि व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट, ये फिजिक्स के हिसाब से होता है और हर जगह यही लागू होगा, केमिस्ट्री में भी ये लागू होगा। अब ध्यान से देखिए केमिस्ट्री में कैसे होगा। अगर मैं खाली आपको याद दिलाऊं, एक कंटेनर लीजिए और कंटेनर में जिंक की रॉड लीजिए, जिंक की रॉड, और यहाँ पे लीजिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? ZnSO4। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, नॉलेज बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, काम का इतना नहीं है आपका। अगर आप सीबीएसई को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नॉलेज दे जाओगे आप, सीबीएसई के हिसाब से तो बहुत कम पढ़ना है आप, ठीक। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे जिंक रॉड जो है ये रॉड, ठीक, और ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे दो फिनोमिना साथ साथ चल। पहला फिनोमिना ये है कि जिंक जो है, जिंक 2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे ऐसे Zn2+ बन के सॉल्यूशन के अंदर गिर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन है। और साथ ही साथ एक प्रोसेस और चल रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर पहले से ही Zn2+ है। कैसे? अरे ZnSO4 एक्वस मीडियम में है ना बच्चों, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा? इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा ऑलरेडी। तो Zn2+ जो सॉल्यूशन के अंदर है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेके रॉड पे चिपक जाते हैं और रॉड वाला जिंक नीचे उतर जाता है, यानी कि काम उल्टा चल रहा है। Zn2+ जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है रॉड पे से और फिर रॉड पे ही चिपक जाता है, यानी कि जो जिंक रॉड से नीचे आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, सॉल्यूशन का जिंक वापस चिपक जा रहा है, दोनों काम चल रहे हैं साथ साथ, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। लेकिन यहाँ पे डोमिनेटिंग ऑक्सीडेशन वाला है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि 10 बार जिंक नीचे उतरता है तो सॉल्यूशन के 2 जिंक जाके चिपकते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर 10 बार जिंक
उतरेगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, यहाँ पे 10 लगा दो। तो जरा सोच के बताना, एक जिंक जब उतरता है तो रॉड में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। अगर 10 जिंक उतर गए तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ गए? 20 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ गए, और ये सॉल्यूशन के अंदर आ गया, और ये रॉड। जबकि जो सॉल्यूशन के अंदर है पहले से ही, वो सिर्फ 2 जिंक चिपक रहे हैं, सिर्फ 2 जिंक। दो जिंक जो 2+ सॉल्यूशन के अंदर है, वो 1 जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 जिंक 4 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कहां से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? रॉड पे से। और भैया रॉड पे जाके चिपक गए। लो जी, जिंक जो है रॉड पे जाके चिपक गए। लेकिन एक बात बताओ, 20 इलेक्ट्रॉन थे रॉड पे, 4 इस्तेमाल हो गए, तो अभी भी 16 इलेक्ट्रॉन तो बच गए। 16 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बच गए, है ना? और सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ बहुत सारे बच गए, क्योंकि 10 उतर गए थे, उसमें से तुमने 2 हटा दिए, 8 तो अभी भी बच गए फालतू के। तो बच्चों, ये जो डायग्राम है कुछ देर बाद ऐसा दिख रहा होगा, नेगेटिव 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 बिकॉज ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिव 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 बिकॉज ऑफ Zn2+। बताओ, क्या यहाँ पे आपको चीज कोई कंफ्यूजन है इस प्रोसेस में? जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन है कि चार्ज सेपरेशन कैसे हुआ? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। चलिए ठीक है। तुम्हें कॉल की भी आवाज आ रही थी क्या तुम्हें? नहीं सर। कॉल आया, वैसे म्यूट हो गया माइक। फिर ठीक। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि इस सिस्टम में टोटल अगर आप देखें तो जिंक जितना सॉल्यूशन के अंदर उतरा है, उतना ज्यादा वो चिपका नहीं है। जितना जिंक उतरा है उतना वो चिपका नहीं है। तो एट द एंड रॉड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए हैं, और सॉल्यूशन में ज्यादा Zn2+ इकट्ठे हुए। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव जनरेट हो गया है, और इसको कहते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो गया है। पोटेंशियल जनरेट हो गया है सर क्योंकि चार्ज का सेपरेशन हो गया है। हाँ बेटा बोलो। सर, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से अट्रैक्ट नहीं होगा फिर? हाँ होगा, जनरेशन वो अलग चीज है कि अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन हो रहा था तभी तो सॉल्ट ब्रिज का काम आया था, भूल गए? तुम थे उस क्लास में? नहीं थे? सॉल्ट ब्रिज वाली क्लास में था सर, था, है ना? सॉल्ट ब्रिज ने ही तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। याद आ रहा है बच्चों? नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया बच्चों, और फिजिक्स में जहां भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां कहते हैं कि पोटेंशियल जनरेट हो गया। तो यहाँ भी एक पोटेंशियल जनरेट हो गया। डन। अब क्योंकि ये पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड के बीच और उसके सॉल्यूशन के बीच में है, तो इसको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप कहेंगे कि एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि रॉड और उसके सॉल्यूशन के बीच में जनरेट हो जाता है। आगे डेफिनेशन समझ? कोई डेफिनेशन में कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, तो ये था जिंक वाला। अब सिमिलर ले लेते हैं कॉपर के लिए। मैं इस सारे डायग्राम को मिटा रहा हूं, इसको नहीं मिटाऊं, ठीक है? कॉपर वाला देखिए, इसे मिटा रहा हूं। अब देखो कॉपर वाला सीन। मान लीजिए कि आपने कंटेनर लिया और यहाँ पे ले ली कॉपर की रॉड, और यहाँ पे भर दिया आपने कॉपर का सॉल्यूशन। ये गैल्वेनिक सेल ही है बच्चों, मैं गैल्वेनिक सेल को तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो कॉपर ये रही, कॉपर सल्फेट ये रहा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में है, तो पहले से ही Cu2+ और SO4 बहुत सारे हैं। जितने ये हैं उतने ये हैं, भाई कैटायन आयन सेम होते हैं। तो होगा क्या कि ये जो Cu2+ है ये यहाँ पे चिपक जाएगा, और यहाँ पे चिपकने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? इस वाले से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, थोड़ा सा फील करो। ये जो यहाँ से आप ले जाते थे बल्ब, सॉल्ट ब्रिज डालते थे ऐसे करके कॉपर की तरफ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते थे। ठीक, कॉपर चिपक जाएगा, कॉपर यहाँ पे उतर भी जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी 2 प्रोसेस चलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चलते हैं, पर डोमिनेट करता है कॉपर वन। कि कॉपर चिपकने वाला जो प्रोसेस है वो डोमिनेट करता है। तो एट द एंड क्या होता था याद करो, सॉल्यूशन हो जाता था नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वहां SO4 बहुत सारे हो जाते थे, और उसके रिस्पेक्ट में ये हो जाता है सॉल्यूशन पॉजिटिव। ये रॉड जो है पॉजिटिव हो जाती है उसके रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, SO4 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल जनरेट हो गया, और इस पोटेंशियल को भी आप बोलोगे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल।
लेकिन फर्क इतना है कि ये जो पोटेंशियल है ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है और ये जो पोटेंशियल है ये रिडक्शन की वजह से हुआ है। तो इनका नाम जो है थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उम्मीद करता हूं ये नाम आपको समझ में। ठीक, उसके बाद बच्चों इसको अब मेजर करना है, नापना है, मेजरमेंट करनी है। तो कैसे नापेंगे वो भी हम देखते हैं। हाल फिलहाल मुझे बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों बीकर्स में अपना खुद का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप कम करते थे सॉल्ट ब्रिज लगा के। ठीक है, आराम से इसे देख लो। क्या प्रॉब्लम, समझ नहीं आया? कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी तो समझ नहीं आया। प्रॉब्लम बताओ, वहां से मत पढ़ो, वहां से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। मेरे बताओ क्या नहीं आया। एक और बता दे, देखो भाई ये जिंक वाला एक बार फिर से समझा देते हैं, इन्हें समझ नहीं आया। देखो मैं ये कह रहा हूं कि सॉल्यूशन के अंदर बेटा ZnSO4 है, ZnSO4 और एक जिंक की रॉड। अब यहाँ पे दो प्रोसेस चल रहे हैं। ठीक, किताबों में नहीं लिखा हुआ, किताबों में कहता है कि सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है। ठीक, दो प्रोसेस कौन से चल रहे हैं? एक तो सॉल्यूशन, ये रॉड से जिंक नीचे उतर रहा है Zn2+1। तो कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे Zn2+1 के 2 इलेक्ट्रॉन बन के ऐसे, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक प्रोसेस और चल रहा है, वो चल रहा है ये कि जो ऑलरेडी Zn2+ है वो यहाँ पे आके चिपक रहे हैं। कैसे चिपक रहे हैं? अरे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे ना भाई, जो ये छोड़ के गया था वो 2 इलेक्ट्रॉन तो यही है, वो लेकर चिपक रहा है। तो यहाँ पे एक और काम चल रहा है कि Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Zn1 के रॉड पे चिपक रहा है, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन। अब मैं आपको ये कह रहा था कि इस दोनों प्रोसेस में ये प्रोसेस ज्यादा होता है। अगर ये प्रोसेस 10 बार हुआ है तो ये सिर्फ 2 ही बार, यानी अगर 10 बार जिंक उतरे हैं तो सिर्फ 2 बार जिंक चिपके हैं। तो ओवरऑल 8 बार जिंक उतरे हैं। ठीक है जी, और अगर 8 बार जिंक उतरे हैं तो 16 बार वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए होंगे। यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो रॉड हो गई नेगेटिव, और सॉल्यूशन के अंदर कौन कूदा है? Zn2+, तो सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन हो गया, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन से हुआ है तो कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप जाइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम का टॉपिक है, नोट्स में उसे पढ़ के आइए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी एक बार पढ़ लेना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हेडिंग भी पढ़ लेना, समझा दूंगा फिर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज लिखी होगी तो उसे रहने देना, अपना समझने के लिए बाद में पढ़ लेना। समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उसे छोड़ दो। ठीक है, ये मैंने अपने लिए लिखे थे ना नोट्स। जैसे बच्चों पढ़ के आओ रेज हैंड कर देना, रेज योर हैंड जैसे ही आप पढ़ाएं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। This found that the equation is based on the right hand side. राइट हैंड साइड वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा हुई है, मतलब Zn2+ ज्यादा बना है। इक्विलिब्रियम, दो प्रोसेस चल रहे थे तो दो प्रोसेस में बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा था, इक्विलिब्रियम आ गया, उधर की तरफ ज्यादा आया, मतलब राइट हैंड साइड वाली रिएक्शन जो है Zn2+1 वो ज्यादा बन गई। इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इक्विलिब्रियम का मतलब तुम ये समझ लो कि दोनों जगह बराबर होता है, तो गलत समझ लो। मतलब ये जितना जा रहा है उतने ही आ रहा है कंसंट्रेशन के हिसाब से। कंसंट्रेशन रुक गई है, हाँ, तो कंसंट्रेशन रुक गई है तो क्या बराबर हो गई है? इसमें रुकी कहाँ गई बस? रुक गई है इन द सेंस 10 वहां गए हैं हाँ, तो 2 वापस आए हैं, फिर 10 वहां जाते हैं तो 2 वापस आते हैं, तो इक्विलिब्रियम नहीं हो गया। इक्विलिब्रियम किसे कहते थे?
बच्चों रेज योर हैंड अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक पढ़ाए हैं। ज्यादा नॉलेज लिखी हुई है, इतना ज्यादा मत पढ़ना। अगर फिर भी समझना है कोई पॉइंट तो मुझे बोलो, मैं एक बार वो पॉइंट बोलूंगा, अगर समझ आ गया तो ठीक है, वरना छोड़ देना। पहले बोल दूं आपके नॉलेज के लिए नहीं, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उसमें नोट्स में। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे शुरुआत से बेसिक जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हर एक पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि क्यों क्या लिखा हुआ है, कैसे। मैं आपके रेज हैंड के वेट में हूँ, जैसे रेज करोगे तभी पढ़ाऊंगा आगे। तो आप बैठ ना जाए पढ़ के, जैसे पढ़ ले रेज कर देना है। B as electron from the present distance from its atom. छोड़ दो इसको। इसका ये मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम से दूर हो जाता है, बेटा एक पॉइंट लिखा है उसका मीनिंग समझा रहा हूँ, सुन लो। मैं वैसे पॉइंट आपको छोड़ देना है, यही मैं पॉइंट की बात करता हूँ। किसी का बेसिक अगर क्लियर है तो उसको पॉइंट पहले ही समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं न्यूक्लियस हूँ और मेरा इलेक्ट्रॉन जितना मेरे से दूर जाएगा उतना उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, Zn2+ ये रहा, उसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो दूरी बढ़ गई कि नहीं हो गई? दूरी बढ़ गई तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है फिजिक्स। उसी पोटेंशियल एनर्जी को एक कम करना चाहता है। कम करने के लिए क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को ढूंढेगा। अब इसको तो ढूंढ नहीं सकता, ये तो भाग गया, तो ये तार का सहारा लेके उधर जाता है और उधर से कॉपर को बुला लेता है कि भाई तू आ जा मेरे पास। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एनर्जी बढ़ गई है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डाउन करना है, क्योंकि सिस्टम क्या कहता है कि एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी अनस्टेबिलिटी आएगी। डिफ्यूजन का दूसरा रूप बता रहा हूँ। डिफ्यूजन तो क्या है कि हाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहां पे चले गए कम। ये तो ऊपर ऊपर कहानी है। एक्चुअल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी कम करनी, कम करने के लिए इसको चाहिए न्यूक्लियस। इसको बुला नहीं सकता है तो भाग गया है। अभी तार का सहारा लेकर यहाँ आ जाए, यहाँ पे Cu2+ को बुला। अब Cu2+ जैसी इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी शेल में घुस गया, यानी वापस वो न्यूक्लियस के पास आ गया, एनर्जी डाउन हो। ये डीप नॉलेज है और ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है कि डिफ्यूजन है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चला जाए। एक्चुअल कहानी वो पोटेंशियल डिफरेंस वाली, पोटेंशियल एनर्जी वाली। अंकिता आ गया समझ? ये मैंने क्या पॉइंट समझाया आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला? आया किसी को समझ, नहीं आया? यस ओके गुड। बच्चों जल्दी रेज हैंड करो यार, इतना सारा थोड़ी है, ज्यादा कंटेंट है क्या? 6 बच्चों का रेज हैंड आया है 28 में से। पढ़िए जल्दी से, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है। चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन की वजह से हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल। दैट्स इट। बाकी तो सिर्फ नॉलेज लिखी हुई है एक्स्ट्रा। चलिए ये आपकी नॉलेज के लिए फैक्टर्स बता देता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए अब जरा ध्यान से स्क्रीन पे आइए बच्चों, स्क्रीन पे देखिए। छोड़ दीजिए जहां भी आप पढ़ रहे थे, आप इस नोट्स को दोबारा बाद में पढ़ लेना, ठीक। आपका यही काम बच्चों, नोट्स को रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो बाद में। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स है मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ। समझ आ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो भी कोई बात, ठीक। एक पॉइंट था चार्ज सेपरेशन का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, तो मैं बता दूं कि यहाँ बच्चों को बताया तो तुम्हें भी बताता हूँ। समझ आ गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। देखो होता क्या है कि ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा एटम और ये रहा उसका शेल का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास अगर आपको याद हो 11th क्लास में नील बोर ने एक फॉर्मूला दिया था इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, तीनों के फॉर्मूले दिए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा ना उतना इसका बेटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब वो कैसे बढ़ जाता है वो सब छोड़ दो, मेरे पॉइंट को ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ पे Zn2+ जो है वो सॉल्यूशन के अंदर कूद गया और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन ये रहे रॉड के अंदर और Zn2+ ये रहा, तो इनके बीच में बढ़ गया गैप, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी हो गई है हाई। और सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम कहता है कि जितनी एनर्जी हाई होगी उतना वो अनस्टेबल है,
तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम करनी। अब ये इलेक्ट्रॉन ये चाहेगा कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डाउन कर ले। डाउन करने का सिर्फ एक चारा है बच्चों, किसी की शेल में घुसना, क्योंकि शेल में घुसेगा तो न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाएगा। अभी तो शेल से बाहर हो गया ना, आयोनाइजेशन हो गया। आयोनाइजेशन पहले भी पढ़ी है ना, आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इसको तो बुला नहीं सकता, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है Zn2+ को तो बुला नहीं सकते, क्योंकि Zn2+ की खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। तो ये तार का सहारा लेकर यहाँ पे मूव करते हैं और मूव करके यहाँ आ जाते हैं। और जैसे ये यहाँ पे आते हैं, कॉपर जो कि यहाँ पे Cu2+ था वो जाके चिपक जाता था। तो Cu2+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने अपनी शेल में डाल दिए, और शेल में अगर डाल दिए तो ये रहा आपका कॉपर का न्यूक्लियस, और ये रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर के न्यूक्लियस के पास आ गए हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो गई। तो ये है सारा असली खेल। बाकी ऊपर से क्या पढ़ा दिया जाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन में थे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो वहां जाके लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लग गए, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। एक्चुअल कहानी ये, ठीक है जी। उसके बाद बच्चों एक हेडिंग आपको मिली होगी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये जो चार्ज का सेपरेशन हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, इसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो पहला फैक्टर है बच्चों नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कैसे, Zn है, ये Zn2+ बन रहा है, Fe है, ये Fe2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड में छोड़ रहा है। Fe है, ये Fe3+ भी बन सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। सब के सब देखो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग होती है, टाइम अलग अलग लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग बन सकता है। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा और तीसरा फैक्टर जो है वो है बच्चों कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दें सिस्टम का, या आप यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर दे, ZnSO4 की 1 मोलैरिटी, 2 मोलैरिटी, 3 मोलैरिटी, या फिर कम ले लो 0.05, 0.025, तो क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, और पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो बना है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो वो दो जो चीजें हैं ये आपको पढ़ाई जाती है बच्चों नर्स्ट इक्वेशन में, और यही इस चैप्टर की जान है। इसी पे आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं, बस यही एक ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्मूला है जो कि आपको सीखना है, इस पे बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसी पे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के पेपर में, और सब कुछ नहीं आता, यही आता है, एक क्वेश्चन आना ही आना है इस पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स आप घर पे पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिए। उसके बाद अगली हेडिंग क्या है, स्टैंडर्ड वाला। अब सुनो स्टैंडर्ड वाला क्या है। अच्छा पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखो जरा, इसे मिटा दो। इसके रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ई ऑक्सी। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसको कहते हैं ई रिडक्शन। अब अगर आप इसे स्टैंडर्ड केस मान लो, स्टैंडर्ड मतलब ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है ना, ये 298 केल्विन पे करा हो और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 ml ली हो, तो इसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि बना हो इस टेम्परेचर पे और इस मोलैरिटी को लेकर, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस डॉट से, इसको बोलते हैं ई नॉट। ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन। ठीक, और इसको एक और तरीका लिखने का देख लो, अभी सिखा देता हूं, बाद में भूल जाओगे। कैसे लिखते हैं, ई नॉट लिखना है Zn डंडा Zn2+, इसको ऐसे लिखो। यहां पे देखो, कोशिश करो समझने की, क्या ऐसे बनेगा। यहाँ पे Cu2+ था जो कि बन गया था क्या, C। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। ठीक है जी। अच्छा मैं यहां तक अगर सीख गए तो एक चीज पूछता हूं, बताना। ई नॉट A2+ से A, बताओ ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है। रिडक्शन। रिडक्शन। बस इतना ही पकड़ना है बस। अगर आपने ये चीज पकड़ ली कि ये देखकर पता चल जाए कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, नर्स्ट इक्वेशन में यही फंसते हैं बच्चे। नर्स्ट इक्वेशन में यही एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। ठीक, अच्छा ये देख के बताओ फिर, ई नॉट B से B3+, यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल है, या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। गुड 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 गुड। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ आ गया, इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा न्यूमेरिकल्स में, ये भी आपको समझ आ गया। और ये नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड केस, मतलब जब 298 केल्विन टेम्परेचर हो और 1 मोलैरिटी कंसंट्रेशन। ठीक है जी।
अब बच्चों आपको एक हेडिंग मिलेगी, एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल। ध्यान से सुनना बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नॉट इन एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, मतलब मैंने ऐसे ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया है समझाने के लिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपको पढ़ा देता हूं, बहुत आसान है, 2 पॉइंट लिखे हैं बस। एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होता है, काम करने की क्षमता। तो आपका गैल्वेनिक सेल का जो एफिशिएंसी है, मतलब जो बिजली बनाने का काम हो रहा था। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या चीज रह गई है? सॉल्ट ब्रिज। हाँ जी, इसमें सॉल्ट ब्रिज रह गया। ठीक, अब बच्चों ये परफेक्टली गैल्वेनिक सेल बन गया है, ये बिजली बना के देगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि कितनी देर तक बिजली बना के देगा, ये है इसकी एफिशिएंसी। अरे आपकी निप्पो की बैटरी 5 महीने चल गई तो उसकी एफिशिएंसी होगी 5 महीने। कोई खराब बैटरी लाओगे कहीं से, आपको सड़क पे मिल गई है ना, आपके पास पैसे नहीं थे, सड़क पे मिल गई, आपने उसी को रखा, साफ वाफ करके उसे लगा दिया, वो चली 1 महीने, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी बची थी? 1 महीने। तो ये जो गैल्वेनिक सेल बना है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? एफिशिएंसी का मतलब तो समझ गए, एफिशिएंसी का मतलब कितने दिन तक काम करेगी, कितने दिन तक ये आपको बिजली बना के देगी। ठीक है जी। तो एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज्यादा ये चार्ज सेपरेशन होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां फ्लो करेंगे। अब मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, और एक बार मान लो यहाँ 4000 इलेक्ट्रॉन है और उतने के रिस्पेक्ट में उतना पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो आप मुझे बताओ 4000 इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा देर तक बिजली बना के देगा या 4 इलेक्ट्रॉन वाला ज्यादा देर तक बिजली बना के देगा? 4000 वाला। जनरल केस आराम से समझ आ गया होगा कि सर 4000 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, बिजली बनती जाएगी बनती जाएगी। तो जो 4000 यहाँ ले लिए और उसके रिस्पेक्ट में उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लिया, इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा देर तक सेल वर्क करेगा, और जितना ज्यादा सेल वर्क करेगा आप कहोगे आपकी एफिशिएंसी भी उतनी ही ज्यादा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ईएमएफ। फिजिक्स में पढ़ा दिया ईएमएफ? फिजिक्स में नहीं पढ़ा, फिजिक्स में आएगा ये चैप्टर ईएमएफ करके, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं हुआ क्या अभी किसी बच्चे का? नहीं। किसी का नहीं हुआ? अरे निपुण हो गया आपका? निपुण नो सर, अभी शुरू होगा, शुरू होगा। अभी 1-2 तो दिन में बच्चों शुरू वहां होगा। पे एक टॉपिक आएगा, वहां पे टॉपिक आएगा ईएमएफ। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों अलग अलग होता है ना, एक पॉइंट का डिफरेंस है बस। जैसे याद है आपको रस्टिंग और कोरोजन, दोनों का मतलब जंग लगना होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ना। रस्टिंग मतलब लोहे में जंग लगना, कोरोजन मतलब किसी भी मेटल में जंग लगना। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में भी स्लाइटली डिफरेंस है, वो आपको पता चलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 पढ़ने के बाद। ठीक, तो यहाँ पे हम पीडी नहीं नापेंगे, हम यहाँ ईएमएफ नापेंगे। तो मैं कह रहा हूं क्या कि जिसका ईएमएफ ज्यादा उसका सेल का जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब सेल ज्यादा देर तक काम करेगी, और सेल ज्यादा देर तक काम करेगा तो आप कहोगे कि आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो गई है, बढ़िया हो गई। बस इतना आपको इस टॉपिक में इतना ही मिलेगा। अब अगला टॉपिक है कि सर इस ईएमएफ को नापे कैसे। आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पे ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा तो ज्यादा देर तक बिजली बनेगी। सर यहाँ 4000 इलेक्ट्रॉन है, उसी के रिस्पेक्ट में उतने पॉजिटिव चार्ज है, तो सर करंट बनेगा। पर सर यहाँ पे अगर 4000 की जगह 40